नमस्कार, मैं राकेश परमार। मित्रों, आज तो वैसे लॉकडाउन 4 के अगले चरणों पे राज्य सरकारों को अधिकृत किया गया है। तो अब सभी राज्य सरकारों ने अपने अपने हिसाब से अपना अपना व्यवस्था बताया, किनको क्या चाहिए, किनको कहाँ खुला चाहिए, किनको कहाँ बंद चाहिए, कौन सी सेवाओं को वो बंद करेंगे, कौन सी सेवाओं को खोलेंगे। असल चर्चा तो आज इसी विषय पर होना चाहिए था, क्योंकि सभी राज्य सरकारों ने आज अपना अपना दिया। बड़े भाई आदरणीय दिग्विजय सिंह जी को मैं चाहूंगा कि बने रहें, क्योंकि आज आपके पार्टी और आपके ही पर चर्चा होगी। तो आदरणीय दिग्विजय जी मेरे गार्जियन हैं बलिया से, आप उत्तर प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं और आज आप ही के पार्टी की चर्चा है। कृपया बने रहिएगा। अगर लगता है कि मैं कुछ गलत बोलूंगा तो दिग्विजय भैया आप मुझे सुधार करें, बने रहिएगा। मैं हाथ जोड़कर आपको प्रार्थना करता हूँ। तो मित्रों, आज चर्चा तो इन सबको होना था। केजरीवाल जी ने भी आज अपना वक्तव्य दिया, राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे ने भी बोला, सब लोगों ने बोला। असली मुद्दा आज इन्हीं पर था। लेकिन राजनीति का एक अलग चेहरा होता है। राजनीति, हर चीज में राजनीति होता है। उसका एक बड़ा नंगा नाच दिखा। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में श्रमिकों का असामयिक दुर्घटना में जिस तरह से उनके शव के साथ बेरहमी की गई, 100 चाहे अमीर का हो या गरीब का हो, 100 होता है। और हमारे संस्कृति में 100 को सम्मान दिया जाता है। बचपन से हमें बताया जाता है कि जब कोई चिता जाती है तो हम हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं। वो ये नहीं देखते कि चिता पर कोई गरीब सोया है कि कोई अमीर सोया है। चिता चिता होता है, क्योंकि जहां उसका अंतिम संस्कार होता है उसका नाम है शमशान। मतलब जहां सबका स्थान बराबर हो, टाटा हो या बिरला हो, सबको लकड़ी से ही जलना है। कोई आदमी चंदन के लकड़ी से जलता है, कोई साधारण लकड़ी से जलता है, जलना लकड़ी से ही है। इसलिए उसको शमशान कहा गया कि वहां सबका स्थान बराबर है। आज पुलिस ने बहुत बेदर्दी किया उन लाशों के साथ, उन शवों के साथ। आज उस पर भी चर्चा होनी थी। लेकिन राजनीति का एक अलग चेहरा आज दिखा, जिस पर आप सबका आशीर्वाद चाहिए। मित्रों, 3-4 दिन से एक चिट्ठी तैर रहा है। आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने जोगी जी को लिखा था कि मेरी 1000 बसें बॉर्डर पर खड़ी हैं। आपने, हाँ तिवारी जी नमस्कार, आप उनको परमिशन दीजिए। कांग्रेस पार्टी का मीडिया से लग गया कि जी देखिए जी प्रियंका जी बस लेके खड़ी है, कोई पूछने वाला नहीं है, फलाना नहीं, बहुत तरह की बातें हुई। फिर भाजपा का मीडिया से उतर आया जी वो चिट्ठी तो आया है लेकिन जोगी जी ने ये कहा है, फलाना कहा है। आज एनडीटीवी के कार्यक्रम में रजत शर्मा वाला, एनडीटीवी नहीं हो उसका, मेरे ख्याल से टीवी इंडिया टीवी नाम है, सॉरी, रजत शर्मा के टीवी में आज लाइव फुटेज था माननीय योगी जी का कि मुझे एतराज नहीं है अगर वो बस दें, आप किनको संपर्क करना है, ड्राइवर कंडक्टर का नाम नंबर बता दीजिए, कौन सी बसें थी। ये आज का टीवी है। लेकिन आज शाम होते होते फेसबुक व्हाट्सएप पर एक पूरी लिस्ट 1000 बसों की आ गई। उसमें ज्यादातर आरजे से था, मतलब राजस्थान की बसें थी सारी की सारी। वो सही है गलत है, मैं उसकी कोई अथेंटिटी अभी नहीं आई है। सत्यापन आया है कि उत्तर प्रदेश के सरकार ने, वहाँ के सचिव श्री अवनीश अवस्थी जी ने प्रियंका जी को लिखा है कि भाई आप अपने बसों की सूची प्रदान करें, कौन सी बसें हैं, हमें कोई एतराज नहीं है। भारत के नागरिक हैं और भारत के नागरिकों की अगर आप मदद करना चाहती हैं तो बहुत जरूरी है। मित्रों, एक चीज समझने वाली है जिसमें आपका आशीर्वाद चाहूंगा, वो चीज बहुत ध्यान से समझने वाली है। आदरणीय प्रियंका गांधी जी को जोगी जी से परमिशन लेने की जरूरत है, वो लॉकडाउन में ऐसा है। लेकिन मेरे ख्याल से अशोक गहलोत के यहाँ परमिशन की जरूरत नहीं थी। राजस्थान में उनका सरकार है और राजस्थान में बहुत सारे लोग परेशान हैं, जहाँ के कोटा से माननीय योगी जी जाकर के बस भेज करके लाए। बिहार के नीतीश जी थोड़ा पिछड़ गए लेकिन उन पर बड़ा वो हुआ। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने बस भेज करके अपने विद्यार्थियों को बुलाया। प्रियंका जी शायद अशोक गहलोत को फोन करना भूल गए कि आप मुझे परमिशन दीजिए, मेरे यूपी के लोग आपके यहाँ फंसे हुए हैं, हम उनको लेके आएंगे। ये चिट्ठी उन्होंने राजस्थान के मुख्यमंत्री को नहीं लिखा। सबसे ज्यादा मुंबई में भयावह स्थिति है। कोरोना की मार जितना मुंबई में है उतना कहीं नहीं। अहमदाबाद और मुंबई देश के 2 सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र और वही उसी जगह पर कोरोना महामारी है। लेकिन उन्होंने उद्धव ठाकरे को चिट्ठी नहीं लिखा कि भाई मेरी 1000 बस में से 200 बस मुंबई के लिए जाने को बेकरार है, भाई आप परमिशन दीजिए, मैं जल्दी से अपने पूर्वांचल के लोगों को लेकर के आऊं। यहीं पर मुझे राजनीति के चेहरे पर आपसे चर्चा की आवश्यकता पड़ी।
हालांकि बाद में उनके पार्टी ने बड़ा बढ़िया काम किया, सुनीता वाला, वो मैं आपको बाद में कहूँगा। तो मित्रों, आदरणीय प्रियंका जी का चिट्ठी लिखना, जोगी जी से सवाल करना कि मेरी 1000 बस खड़ी है, आप जल्दी से जल्दी परमिशन दीजिए। प्रियंका जी का एक वीडियो बयान भी आया था, मेरे फेसबुक पर भी वो है, मेरा सौभाग्य है मैंने अपने फेसबुक पर ही देखा था उनके उस बयान को। मैं उनको पेज को भी लाइक किया हूं, तो पेज पर भी था, उस पर भी आ गया, लेकिन उसके पहले मेरे फेसबुक पर भी है। तो मैं उन वीडियो को देखा, बड़ा ध्यान से प्रियंका जी का वीडियो, चश्मा लगाए हुए बोल रही थी, बहुत खूबसूरत है ये, वो भारत की शानदार राजनीतिक परिवार से हैं, तो उनकी चपलता पर क्या मतलब कान। अब अभी अभी उन्होंने अपने राहुल वाड्रा के पुत्र को गांधी का नाती बताया हुआ है, ओरिजिनल भी है, राहुल गांधी, राजीव गांधी जी के नाती है वो वाड्रा का, क्या नाम है लड़के का। तो अभी अभी उन्होंने, क्योंकि अब उनको लग गया कि शायद प्रियंका गांधी का ही बच्चा अगला कांग्रेस का वारिस बनेगा, राहुल गांधी से कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। अब ये बात अब मतलब मुझे नहीं मालूम, लेकिन राहुल गांधी के वंश का कोई उम्मीद दूर दूर तक उनको नहीं दिख रहा होगा। हमें तो भरोसा है कि कहीं ना कहीं बच्चा पल रहा होगा, बाद में आएगा, या हो सकता है आज वो विश्वास करे कि भाई मुझे शादी करना है तो लड़कियों की लाइन लग जाएगी। सलमान खान और वो 2 भारत में सबसे एलिजिबल बैचलर है, कोई भी लड़की भी आकरने को आतुर रहेगी। लेकिन पता ना क्यों प्रियंका जी को अपने बेटे का गोत्र बदलना पड़ा, दत्तात्रेय गोत्र से बदल करके फिर राजीव गांधी गोत्र करना पड़ा। उन्होंने बाकायदा एफिडेविट देकर अखबार में किया कि उनका बेटा अब वाड्रा के जगह रेहान राहुल गांधी होगा। अब रेहान में मत पूछिएगा कि रेहान मुसलमान का नाम है कि क्रिश्चियन का नाम है, अब आप इतना गहराई में मत जाइए, इतना ही जाइए, ऊपर ऊपर का मामला है कि अब प्रियंका जी का बेटा रेहान रेहान राजीव गांधी हुआ है, ठीक है ना। अब मतलब सीधे सीधे कांग्रेस पर दावेदारी उनकी पक्की हो गई। अमित आपकी बात पढ़ूंगा, मामला है वो जरा पढ़ लूँ, बने रहना मेरे साथ। तो खैर, अब रेहान राहुल गांधी का स्वागत है, रेहान राजीव गांधी, समाग्रिएगा, बीच में राहुल याद आ जा रहा है, आप दूसरा मत अर्थ लगाइएगा। रेहान राजीव गांधी का स्वागत है राजनीति में। अगली कड़ी में कल अपलादा कुर्ता का वीडियो आया था। एनीवे, प्रियंका जी को अपने सचिव को बोला था, प्रियंका जी हमने से चिट्ठी नहीं लिखा, वो वीडियो खुद बनाई थी, क्योंकि उनमें उन्हीं का चेहरा था, डबिंग भी नहीं था, सीधा वीडियो था। फैक्ट पे मैंने जांचा, प्रियंका जी की आवाज़ था। उन्हें अशोक गहलोत को चिट्ठी लिखना था कि अशोक जी, आपके यहाँ के कोटा में विद्यार्थियों की बड़ी दुर्दशा है, बिहार की कई बेटियां रो रो करके वीडियो लगाई हैं कि जी यूपी के जोगी जी तो अपने बच्चों को लेकर चले गए, क्या हम बच्चे नहीं हैं, हम देश के भविष्य नहीं है। जाहिर सी बात है, वो इसी देश के भविष्य हैं और उनका लाजमी है चिंता करना। प्रियंका जी ने अशोक जी को, पता नहीं अशोक जी को इस लायक ही नहीं मानती। देखिए, 2 ही कारण हो सकता है, क्या तो अशोक गहलोत को इतना नालायक मानती होगी, यार ये किसी लायक ही नहीं है, जैसे मैं अरविंद केजरीवाल को लायक ही नहीं मानता कि उससे बात करो। केजरीवाल ने भी आज बात किया, लेकिन मैं केजरीवाल पर बात करना अपना तौहीन समझता हूँ। मैं मानता नहीं कि अरविंद केजरीवाल बात करने के लायक है। अब वो ड्रामे का प्रतीक है और हवाबाजी में मुख्यमंत्री बन गया। कई बार होता है, राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बन गई। बिहार जैसा प्रकार जहाँ पर गौतम बुद्ध को ज्ञान मिला, जहाँ पर विद्वता की खान है, जहाँ खुदो वहीं से विद्वता, खनिज और विद्वता जितना बिहार में है उतना बहुत कम जगह पे है, और वहाँ पर राबड़ी देवी जी, जहाँ पर पाटलिपुत्र है, जहाँ पर क्या क्या कहें, जहाँ का विश्वविद्यालय की अवशेष से अमेरिका ज्ञाता हो गया, वहाँ पर अंगूठा टेप मुख्यमंत्री बन गई। ये भी तो उनका तकदीर था। 5वीं में 5 बार फेल उनका बेटा मुख्यमंत्री बन गया, 9वीं में खींच खाच करके पास बेटा उनका स्वास्थ्य मंत्री बन गया, बिहार का स्वास्थ्य का। तो ये सब तकदीर की बात है, मेरा नहीं है, तो उसमें मुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसी तरह से क्या आदरणीय प्रियंका जी अशोक गहलोत को इस लायक नहीं मानी कि उसको चिट्ठी भी लिख सके? उनको पता हो गया कि भाई ये निकम्मा आदमी है, नकारा आदमी है, ये किसी लायक नहीं, क्यों अपना जब समय ऊर्जा करे। जोगी जी बढ़िया आदमी है, जोगी को कहा जाए तो हो सकता है कुछ बढ़िया बात बन जाए, क्योंकि उसी से कहा जाता है जहां हो जाने का उम्मीद होता है। तो प्रियंका जी को जोगी जी पर भरोसा हुआ होगा। इस बात के लिए मैं प्रियंका जी को साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि वो उत्तर प्रदेश की नागरिक है। तकनीकी रूप से उत्तर प्रदेश में ही उनका वोटिंग होगा, उत्तर प्रदेश के ही वो लोग रहने वाले हैं। तो उत्तर प्रदेश के नाते अपने मुख्यमंत्री से उन्होंने कहा, तो ये योगी जी के लिए प्रशंसा की बात है। खैर, चिट्ठी लिखा, बस आई नहीं आई, ये अलग बात है। मजे की बात है कि जो बसों की चिट्ठी आई है ना, वो सब राजस्थान की बसें हैं। मतलब अशोक गहलोत दोनों तरफ से मरा। प्रियंका जी के आदेश पर उत्तर प्रदेश के बॉर्डर में बस लगा दिया,
और जानते हैं, समाचार चैनल पर बता रहे थे कि जो बसें राजस्थान बॉर्डर से आ रही थी, वो झांसी उसी के कहीं बॉर्डर पे उन लोगों को उतार करके उत्तर प्रदेश के बॉर्डर में धकेल दिया गया, और इधर उत्तर प्रदेश की पुलिस उन्हें राजस्थान बॉर्डर पे धकेल रही है। मतलब मजदूर पेंडुलम की तरह से हो गया, वो इधर से मार रहा है, वो उधर से मार रहा है। इसका एक बड़ा विभत्स चेहरा आज गाजियाबाद में देखने को मिला, आज मेरठ में देखने को मिला। उन दोनों जगह आज सवाल सर इका है भैया, अब सवाल सत्ता से, हाँ यही अब सत्ता पर ही सवाल है। चलिए अब आपका प्रश्न पढ़ा तो अगला प्रश्न में पढ़ लेते हैं। अमित जी ने कहा कि वो बीते दिन की बात होगा भैया, जब जगे तभी सवेरा, यदि उन्होंने बसें दी है योगी जी को तो स्वीकार करना बहुत, बिल्कुल है, योगी जी ने तो स्वीकार किया है, मैं तो कहता रहा हूँ। आज के उदारता पर मैं उनको बधाई देता हूं कि उन्होंने बसें दिया है, अगर दिया है तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन अमित, मेरे कई जानने वाले लोग मेरे बलिया जिला के हैं, मुंबई में फंसे हैं, मेरे को फ़ोन करें कि कोई जुगाड़ हो तो बताना। प्रियंका जी से अनुरोध है इस माध्यम से कि भाई 2-4-10 बस महाराष्ट्र में भी भेजिए, मुंबई में, वहाँ के भी लोग आपके अपने उत्तर प्रदेश के वोटर हैं। अब वो किसी गलती से आपके भाई को हरवा दिए का मतलब ये नहीं कि आप इतना बदला लीजिएगा कि मुंबई वालों को नहीं बुलाइएगा। अरे उन्होंने अब तक तो इतनी बार वोट मतदान दिया ही दिया है, इतने बार आपको जिताया है। अगर एक बार उनसे गलती हो गई है तो गलती इंसान से ही होती है। आप बड़ा आदमी है, आप बड़ा दिल दिखाए और गलती मत करिए। तो मुंबई में भेजिए, अशोक गहलोत को बोलिए कि जो 1000 बस तुमने यहाँ भेजा उसमें से 10-20 बस उधर से आदमी भर के भेजता। भाई लो, ये 1000 बस आई जिसमें 500 लोग भी भर के आए हैं, वो भी बहुत बढ़िया कदम होता प्रियंका जी का जो होना था। खैर, आज एक समाचार मैं आदरणीय राहुल गांधी जी को, प्रियंका जी को, सोनिया जी को दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूँ। उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया। हालांकि यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष ने किया है, लेकिन कांग्रेस में अगर कुछ बढ़िया होता है तो वो गांधी परिवार करता है, और बुरा होता है तो कार्यकर्ता करता है। पहले स्पष्ट हो जाए। अगर चुनाव जीतेगा तो राहुल गांधी जी की प्रतिभा को ऐसे जीता, राहुल गांधी जी के देश भर में स्वीकार्यता की वजह से जीता। और अगर चुनाव हार गया तो स्थानीय नेताओं की अकमरणता थी, वो सब नकारे और नगारे लोग थे, इसलिए हार गया। यही कांग्रेस की परंपरा है। अब ये परंपरा भारतीय जनता पार्टी में भी आने लगी है। मतलब सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, अब भाजपा भी उसी परंपरा का निर्वाह कर रही है कि अगर बढ़िया है तो मोदी जी और खराब है तो लोकल नेतृत्व। ये अब शुरू हुआ है जो नुकसानदायक है। भाजपा का कांग्रेसीकरण की तरफ बढ़ता हुआ कदम है, जिसे जितने जल्दी भाजपा को चाहिए रोक ले। एनीवे, आज कांग्रेस के यूथ का अध्यक्ष ने कहा है कि ये राहुल गांधी जी के आदेश पर हुआ है। एक सुनीता नाम की, सासाराम के थे, हालांकि सासाराम बिहार में पड़ता है, लेकिन मेरा बलिया, आरा बलिया, छपरा, मतलब ये सब बॉर्डर के लोग हैं। सासाराम भी हमारा बॉर्डर है। मीरा कुमार जी वहीं की रहने वाली है, जो मीरा कुमार लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष थी, जगजीवन राम की बेटी, भारतीय प्रशासन विदेश सेवा की अधिकारी। एबीपी न्यूज उन्होंने भी देखा होगा, लेकिन उन्हें हिम्मत नहीं हुई कि अगर मान लो मैं एक गाड़ी की व्यवस्था करवा देती हूँ तो फिर प्रियंका गांधी जी का अगला कदम क्या होता। अगर उस मीरा कुमार का कदम होता कि भाई मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी के 10-20 हज़ार रुपया कोई बड़ी बात उनके लिए नहीं होती, उनका एक फ़ोन जाता, पुलिस प्रशासन लेके आदेश पहुंच जाता, क्योंकि अभी भी उनके फ़ोन का बड़ा महत्व है। विदेश सेवा का अधिकारी है, लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष नहीं है, कैबिनेट की मंत्री नहीं है, आगे भी कुछ बनने के चांसेस, संभावना है। क्या पता कल भाजपा की तरफ से राष्ट्रपति को उम्मीदवार हो जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। इस बार भी ऐसे चांसेस बन रहे थे। खैर, आगे किसने देखा है, आगे क्या होगा। तो पुलिस प्रशासन को भी पता है मीरा कुमार का मतलब क्या है, लेकिन मीरा कुमार को भी पता है कि अगर वो सुनीता को घर बेचवा देती तो उसका मतलब क्या था। बिना राहुल गांधी चाहे, बिना प्रियंका जी के चाहे कैसे हो सकता। एनीवे, किसी के भी चाहने से हुआ। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष ने बोला कि राहुल जी का आदेश पर हुआ है। वो जो बयान दे रहा था उसकी गंजी पर राहुल गांधी का सीने में फोटो लगाए हुए कह रहा था कि देखिए हम सुनीता जी को उनके घर पहुंचा रहे हैं। अब टीवी पर समाचार चलने और सुनीता को गाड़ी मिलने के बीच की कहानी बहुत दुखद है। उस पर चर्चा, उस पर आपका आशीर्वाद चाहिए। मित्रों, एबीपी न्यूज ने सबसे पहले वहां उस एबीपी की होनहार पत्रकार संडयाल ने गाजियाबाद बॉर्डर से उसको रिपोर्ट किया था कि एक महिला है, भोजपुरी में बात करती हैं कि हमारे पति का देहांत हो गया है, कोई हमको हमारे घर पहुंचवा दे, किसी भी गाड़ी में पहुंचवा दे। पुलिस प्रशासन वहां धक्के मार रही थी और वो बेचारी मजबूर, जिसका पति का देहांत हो गया है, 1000 किलोमीटर दूर छटपटा रही है, कोई साधन व्यवस्था नहीं है। पहली बार उसको अपने मजबूर और गरीब होने पर कोफ्त हुआ होगा कि काश मैं क्यों गरीब हो गई, क्यों ना मैं भी बड़ा अप्रोच वाली या पैसे वाली होती। खैर, ऋषि कपूर की बेटी भी अमीर होते हुए भी फंस गई थी, तो वो मुसीबत तो सबके लिए है। ऋषि कपूर का भी देहांत हुआ, उसकी बेटी तो
चाहती तो जहाज भी कर सकती थी, अपना गाड़ी भी कर सकती थी, गाड़ी के काफिला के साथ जा सकती थी, लेकिन नहीं जा सकी। तो लॉकडाउन में वो शमशान की तरह सबका शान बराबर है, सभी का मुंह ढका हुआ है, चाहे प्रधानमंत्री का हो या राकेश परमार का हो, दोनों की हिम्मत नहीं है कि वो बाहर निकल जाए। खैर मोदी जी का तो लॉकडाउन के पहले भी हिम्मत नहीं थी बाहर निकल जाने, हमारे इतना हिम्मत नहीं है, वो नहीं निकल सकते, तो मैं तो निकल सकता था। एनीवे, उस बीच क्या हुआ कि कोई स्वयंसेवी संस्था उनको एक दिल्ली के शेल्टर होम में ले गई कि आइए आपके लिए व्यवस्था किया जाएगा। 2 दिन तक शेल्टर वाले उसको पीट करके लाठी से, वो आज बयान में दे रहे थे कि लठ से धमकाते हुए अंदर ले गए, बोले थे कि रोज हो मत, रोने से कुछ नहीं होगा, जब रेल चलेगी तो तुम जाओगे, तुम्हारा पति मर गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन समाचार पर मामला वायरल हो गया था, कांग्रेस के लोग उसको खोजते खोजते वहां पहुंचे। ये बधाई के पात्र है, मैं कांग्रेस के उन कार्यकर्ताओं को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने भारत के राजनीतिज्ञ होने का फर्ज अदा किया। यही आज के तारीख में असल राजनीति है कि आप मुसीबत में पड़े लोगों का मदद करें, ये मत देखें कि सरकार किसकी है। मैंने कल भी अपने वीडियो बयान में कहा था कि राहुल गांधी जी वो जो 15-16 हज़ार का जूता बिना जुराब का पहने हुए गए थे और वो जूता पहन करके उन मजदूरों से फोटो खिंचवा रहे थे, उससे बढ़िया अगर 2 बस लेके चले गए होते तो मोदी और योगी दोनों खड़े हो गए होते आज उस बॉर्डर पर। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि अगर राहुल गांधी 2 बस लेके गए होते और 2-3 बस के लिए उनको पूछने की भी जरूरत नहीं थी, वो हमारे चंद्रशेखर एक बार इधर देखते उधर गांधी हो गए। मैं बीच में बोलूं, एक बार मामला है कि श्रद्धेय चंद्रशेखर जी चल रहे थे और कुछ कहे और उन्होंने एक तरफ देखा, हाँ जाए ठीक है, बाद में पता चला कि उसका काम हो गया, कुछ मदद उनकी बात थी, तो वो राहुल गांधी उसी हैसियत में। तो राहुल गांधी जो लोगों को फोटो खिंचवाने के लिए गए थे 15-16 हज़ार रुपये का जूता बिना जुराब का पहने हुए, तो उसमें अगर वो 2 बस लेके चले गए होते, भारत का प्रधानमंत्री पर बहुत बड़ा दबाव पड़ जाता, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर दबाव पड़ जाता और तमाम विपक्ष के नेताओं पर यह दबाव बन जाता कि राहुल गांधी ने इनिशिएटिव लिया है, वो लोगों से बस लेकर के मिलने गए हैं, खाना लेकर के मिलने गए हैं। लेकिन राहुल जी को दिमाग देने वालों ने ये बताना जरूरी नहीं समझा, उन्होंने समझा कि पूरा ज्ञान एक बार दे देने से हो सकता है राहुल गांधी को बैलेंस न मिल जाए, उसने उन्होंने आधा ज्ञान दिया कि जाइए फोटो खिंचवाइए और आ जाइए, इतने पर आप खबर में बन जाएंगे। लेकिन उनको नहीं लगा कि आजकल सोशल मीडिया नाम की एक चीज है जो मीन मेक निकालती है, जूते का दाम निकाल देती है। उन्होंने नरेंद्र मोदी के चश्मे का दाम बता दी, भाई चश्मा पहने थे उसका दाम बता दिया, कौन से चश्मा पहनते हैं, तो राहुल गांधी का जूता तो साफ दिख रहा था कि कौन से कंपनी का जूता पहने हुए। खैर 15-16 हज़ार रुपये उनके लिए कोई मायने नहीं रखता, लेकिन 15 हज़ार का वो बस करके पहुंचे होते तो जूता मारने जैसा महसूस होता विपक्ष के राजनीतिक की हैसियत से। खैर आज उन्होंने एक सुनीता के लिए गाड़ी का व्यवस्था किया। ये जरूर बिहार सरकार, दिल्ली सरकार के ऊपर एक तमाचा है, क्योंकि वो बिहार के रहने वाली थी और टीवी नीतीश कुमार ने भी देखा होगा। वो दिल्ली के शेल्टर होम में दिल्ली के अरविंद केजरीवाल के लापरवाह, बेपरवाह और निर्दयी लोगों के द्वारा सताई जा रही थी पिछले 2 दिन से। जिसका पति मर गया हो उसको रोका जा रहा था कि तुम बाहर नहीं निकल सकते, मरने उड़ने से रोने धोने से कुछ नहीं होगा। उनके मुंह पर तमाचा है। राहुल गांधी और उनका टीम को मैं धन्यवाद देता हूं। मैं फिर कह रहा हूं कि ज्ञान तो उस युवा कांग्रेस के अध्यक्ष का ही होगा, लेकिन उस बेचारे की मजबूरी है कि नाम राहुल जी का ही रखना है। कोई बात नहीं, मैं भी राहुल जी का ही नाम रख रहा हूँ, राहुल जी अब बधाई के पात्र हैं। लेकिन प्रियंका जी को भी मैं एक बार फिर से अनुरोध करता हूं कि आपने जो 1000 बस योगी जी को देने की बात कही है, उसमें से 10-20 बस आप अशोक गहलोत को दीजिए और उद्धव ठाकरे को दीजिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा महामारी मुंबई में मचा हुआ है, महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा ग्रसित है और आपके पूर्वांचल के बहुत सारे लोग महाराष्ट्र में हैं। दिल्ली और उत्तर प्रदेश से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप महाराष्ट्र से बस की व्यवस्था करें। आप अगर मेरे को सुन रही हैं या ये जो हमारे भाई बंद सुन रहे हैं, ये लोग अगर वीडियो को वायरल कर देंगे, शेयर कर देंगे तो आप तक बात पहुंच जाएगी। या आपके कई लोग मेरे वो आदरणीय दिग्विजय भाई मेरे को सुन रहे हैं, कांग्रेस के उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश के, उनका तो सीधे प्रियंका जी से बात होता है। वो भी हो सकता है कहे कि भाई राकेश परमार एक बात कह रहा था, उचित है कि अशोक गहलोत और राज ठाकरे को भी बस दिया जाए। उत्तर प्रदेश के जोगी जी को दिया, राजनीतिक माइलेज मिल गया, लेकिन महाराष्ट्र को भी देना चाहिए था। नहीं तो जोगी जी अगले बार भाषण में कहेंगे कि ये बस देने की ड्रामा हो रही थी, अगर बस देने की असली इच्छा थी तो अशोक गहलोत को कहे नहीं दिया जहां से बसें मंगवाई गई थी। सबसे बड़ी बात है कि जो बसों की सूची आई, अगर वो सत्य है, मैं उसकी प्रमाणिकता नहीं करता क्योंकि अभी तक वो सोशल मीडिया पर आया हुआ है और सोशल मीडिया के खबर को मैं प्रमाणिकता से नहीं कह सकता, लेकिन अगर वो सत्य है तो वो राजस्थान ट्रांसपोर्ट की बसें हैं
वो और भी गलत बात है कि अशोक गहलोत के पास अपनी महामारी पड़ी हुई है, पूर्वांचल के लोग सर्व फंसे हुए हैं और प्रियंका जी का आदेश वो उत्तर प्रदेश को बस दे रहे हैं और अपने लोग उनका किस हाल में होंगे ये अशोक गहलोत को बताना पड़ेगा। ये एक राजनीतिक मुद्दा बनेगा क्योंकि कांग्रेस ने 1000 बस दिया है, उनके कांग्रेस के आईडी सेल वाले लोग तमाम अति उत्साह में बसों का नंबर और ड्राइवर का नंबर जोगी जी का मानने के बाद चस्पा कर रहे हैं फेसबुक पर। तो वो सब ये फेसबुक वाले विद्वान लोग उनसे पूछेंगे कि अशोक गहलोत के पास खुद ही बसों की संसाधन की कमी है, वो अपने लोगों को गंतव्य तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो फिर वो उनको क्या जरूरत थी वहां देने के लिए। क्या अशोक गहलोत प्रियंका जी के गुलाम हैं, प्रियंका जी के किसी दबाव में काम कर रहे हैं, या वाकई कांग्रेस में मुख्यमंत्री को कुछ नहीं होता, जो होता है वो कांग्रेस आला कमान का रबड़ स्टंप होता है। ये बात अशोक गहलोत को बाद में बतानी पड़ेगी। दूसरा ये भी बताना पड़ेगा कि आप जोगी जी को 1000 बस दे रहे थे, कहे नहीं 100-200 बस उसमें से निकाल करके उद्धव ठाकरे कहाँ पहुंचवा दिए, क्योंकि महाराष्ट्र में भी बहुत लोग पड़ा हुआ है और भी देश में, केरल में बहुत लोग, देश में हर जगह पड़ा हुआ है जहाँ पर कांग्रेस शासित राज्य है या कांग्रेस के कोलैबोरेशन से राज्य है, वहां पर भी पास पहुंचा दिया जा सकता था। आपके मित्र ममता बनर्जी ने तो सीधा लोगों का पर बंटवारे कर दिया। तेरा नाम क्या है? राकेश परमार, इधर तेरा नाम रहीम, इधर ये तेरा नाम द्विवेदी, हाँ दूसरा नाम तेरा नाम, हाँ जी दारस, ओहो अब इधर आओ। तो ये व्यवस्था ही कर दी है प्रियंका जी को, उनको भी एक चिट्ठी लिखनी चाहिए, उनके लिए भी एक वीडियो बनाना चाहिए था, ये सबसे जरूरी था। मित्रों आज एक और चीज समझ में आई, वीडियो पर कुछ समाचार चैनल वालों ने मजदूरों से पूछा कि भाई आप इतनी भीड़ में क्यों आ गए, तो एक मजदूर अपना मैसेज दिखा रहा था कि मेरे मोबाइल पर मैसेज आया है कि गाजियाबाद के रामलीला मैदान से बसें चलने वाली हैं। मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश के पुलिस, दिल्ली पुलिस से हाथ जोड़ कर प्रार्थना करता हूं कि आप अपने आईटी प्रोफेशनल से इस बात की जांच कराएं कि मैसेज कहां से आया है और कहां से मैसेज सर्कुलेट हो रहा है, कि लोगों को बल्क में मैसेज भेजा जा रहा है कि आपके लिए बस की व्यवस्था होगी। जो आदमी 1.5 महीना 2 महीने से यहाँ पर परेशान घूम रहा है, खाने को है नहीं, काम का कोई उम्मीद है नहीं, घर जाने के लिए परेशान है, उसके भावनाओं के साथ कौन खेल रहा है, और इस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। पता चला शायद दिल्ली यूथ कांग्रेस का एक कार्यकर्ता को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, लेकिन वो कुछ और मामला बता रहा था, पुलिस कुछ और मामला बता रही थी, फेसबुक सोशल मीडिया पर कुछ और मामला चल रहा था, इसलिए मैं उस पर बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं रखता, मुझे बहुत जानकारी नहीं है स्पष्ट और प्रमाणित कि असल में क्या हुआ है, तो मैं उस पर बात नहीं करूँगा। लेकिन वीडियो पर समाचार चैनल पर देखा कि कुछ मजदूर अपना दिखा रहे थे कि मैसेज आया कि रामलीला मैदान से बस जा रही है, उन लोगों पर तुरंत और त्वरित कार्रवाई हो और उसका मीडिया पर पूरा विज्ञापन प्रचार हो कि देखो फलाना आदमी ने एक गलत मैसेज दिया और पुलिस ने सख्ती के साथ उनसे निपटा, तब जा करके इस पर नियंत्रण पाया जा सकता है। क्योंकि रामलीला मैदान में जिस तरह की भीड़ थी ना, वो सब का सब कोरोना फैलाने का साजिश था और कोई ना कोई आदमी चाहता है कि इस देश में कोरोना महामारी की तरह से फैल जाए ताकि उसको नियंत्रण ना करने में जोगी जी, मोदी जी को घेरा जाए, क्योंकि ऐसे तो आप घेर नहीं सकते हैं, तो कम से कम बीमारी की बहाने से ही घेर लिया जाए। ये सबसे घातक और बुरी राजनीति है। ऐसे राजनीति करने वालों को पुलिस सख्ती से निपटे, इस बात की मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ। साथ में एक और मांग करता हूँ, शायद जो तरीका है ना सरकारों का लोगों को बसों में और रेलगाड़ियों में भेजने का, उसमें कुछ सुधार की जरूरत है। आप लोगों को कह रहे हैं कि मेडिकल करवाइए, अब मेडिकल की दुकान पर लाइन लग गया। आप कह रहे हैं कि अपना रजिस्ट्रेशन करें तो रजिस्ट्रेशन के लिए लाइन लग गया। अब आप कह रहे हैं कि एक जगह अपनी आईडी जांच करो तो वहां, मतलब हर जगह आप भीड़ कर रहे हैं। मेडिकल जहां हो रहा है वहां कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि इतनी बल्क में कोई मेडिकल कर ही नहीं सकते। एक आदमी को मेडिकल करने में आधा घंटा चाहिए और लाइन लग के हजारों लोग आ रहे हैं, मतलब मेडिकल नहीं हो रहा है, सिर्फ वो एक खाना पूर्ति हो रही है। उससे बढ़िया हो सकता है, एक मेरा सुझाव मैं शायद हाँ आदरणीय प्रेमा देवी जी के साथ प्रणाम, बड़े भाई निर्मल सिंह जी भी दिख रहे हैं, उनको भी बहुत प्रणाम बोल रहा हूँ। तो उसमें देखिए मेरा सुझाव है, उसमें बेहतर होता कि आप निर्धारित कर देते कि इस बस में 20 आदमी बैठेगा, कंडक्टर गेट पर खड़ा होगा, 1 2 3 20 सारी गेट बंद। उसके बाद कंडक्टर को वहाँ टिकट काटने की जरूरत नहीं। आदरणीय निर्मल भाई आप कुछ कहना चाहते हैं तो बोले, आपको कैमरा पर बुलाऊं, लिखिएगा तब, क्योंकि आप नहीं आएंगे तो बीच में आवाज़ खराब हो जाता है 2-3 मिनट के लिए। अगर आप आदेश करेंगे मैं आपको आमंत्रित करूंगा, मेरा सौभाग्य होगा कि आप मुझे कुछ मार्गदर्शन देंगे। तो वो कंडक्टर उस बीच वो बसें चलती ना, तो उनका नाम पता डिटेल लिख लेता और जहाँ उतारता वहाँ पर कर देता है। आजकल व्हाट्सअप, फेसबुक, सोशल मीडिया, व्हाट्सअप पर फोटो खींच कर कंसर्न आदमी को दे देता, वो उस राज्य को दे देते कि वहाँ पर वो जरूरी इंतजाम कर देते, क्योंकि शायद जो बसें जा रही है उनको वहाँ क्वारंटाइन रखना है, वहाँ इंतजाम कर रहा है, ऐसी कोई जरूरत पड़ती है तो इस तरह का काम किया जा सकता है। उससे ये होता कि भीड़ नहीं लगती।
क्योंकि मतलब अननेसेसरी भीड़ लग रहा है। मैं आज विजुअल देखा कि वो लोग अपना अपना कार्ड और कुछ ले करके लाइन लगाए हुए हैं। मेरठ में देखा कि बताया गया था कि ये बनना, यहाँ खड़ा होना, वहां खड़ा होना। जब रेलगाड़ी आई तो सबको टूट गया, एकदम भीड़ ऐसे टूट पड़ी, मतलब सबका सारा का सारा व्यवस्था धरा का धरा रह गया। इन सब चीजों से आसान किया जा सकता था ताकि भीड़ कम से कम इकट्ठा हो और कोरोना फैलने के संक्रमण के चांसेस कम से कम हो। इस विषय पर मैं चाहता हूं कि सामाजिक लोग अपने अपने माध्यमों से सरकार को सलाह दें, और जब सरकार को सलाह देंगे तो सरकार इसको समझेगी। क्योंकि देखिए, सरकार दबाव में है, लोगों का जल्दी जल्दी बीमारी मुक्त हो, लोग जल्दी से जल्दी रोजगार में आए। आप समझिए कितनी पजल होगी आपकी सरकार। हमारे उत्तर प्रदेश के योगी जी 23-24 करोड़ लोगों की जिम्मेवारी है, नरेंद्र मोदी का 130-35 करोड़ की जिम्मेवारी है। वो बेचारे किस हालात में, किस दबाव में होंगे, ये समझने की बात है। जब इस तरह की स्थिति, इस तरह की बीमारी और इस तरह की महामारी चल रही है, तो कोई एक सुझाव आपका बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर कोई सुझाव से आपका कुछ काम बढ़िया होता है तो आपको सुझाव देना चाहिए। जैसे मेरा सुझाव है कि ये जो रजिस्ट्रेशन के नाम पर बेमतलब भीड़ इकट्ठा की जा रही है, उससे बढ़िया होगा कि जो बस में कंडक्टर बैठेगा, ड्राइवर के साथ एक आदमी तो बैठेगा ना, कोई अकेले तो बस जाएगी नहीं। तो जो दूसरा आदमी है वो एक लिस्ट बना लेगा और वही लिस्ट मोबाइल पर फोटो खींच करके कंसर्न अफसर बताया जाएगा कि फला आदमी को तो व्हाट्सअप कर दियो। 20 आदमी को तुम बैठा रहे हो, 20 आदमी का तो नाम लिख करके व्हाट्सएप पर किया जा सकता है। फिर वो उस कंसर्न आदमी को कर देता, जब तक बह जाती तब तक व्यवस्था हो जाता। तो ये जो अननेसेसरी भीड़ हो रही है ना कि आप मेडिकल कराने जाओ, नाम लिखवाने जाओ, फलाना लिखवाने जाओ, उससे छुटकारा पा सकते थे और उससे बचा जा सकता था। मेरा ये सुझाव है, ये जरूर करना चाहिए। अंत में मित्रों, मैं पुनः एक बार राजीव गांधी जी को